हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं हूं चिन्मया और हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ्यबिंदु है वर्ण क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, र के विभिन्न प्रयोग। तो ये 4 पाठ्य बिंदु दिए गए हैं जिन्हें हमें पाठ में पढ़ना है। बच्चों, उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। तो बच्चों, हम बहुत कुछ बोलते हैं और मुख से जो निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं, जब उनको लिखा जाता है तो वो वर्ण कहलाती हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, मतलब कि वो छोटे से छोटा जो मूल होता है ध्वनि का, उसे ही वर्ण कहते हैं और इसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। भाषा के घटक या अंग। वर्ण, शब्द और वाक्य भाषा के अंग या घटक माने जाते हैं। इसी आधार पर व्याकरण के भी 3 अंग माने गए हैं। क, वर्ण विचार, फोनोलॉजी, जिसके अंतर्गत वर्णों के रूप, उसके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। ख, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, उनकी रचना, भेद तथा प्रयोग के विषय पर विचार किया जाता है। ग, वाक्य विचार, सिंटैक्स, जिसके अंतर्गत वाक्य की रचना, उसके भेद आदि का विवेचन होता है। तो भाषा के अंग या फिर घटक 3 होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के रूप, उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, उनकी रचना, भेद और उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य की रचना, उसके भेद आदि का विवेचन होता है। वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों का जो वही निश्चित क्रमबद्ध रूप होता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। हिंदी वर्णमाला 2 वर्गों में बांटी गई है। पहला है स्वर, वोवेल्स, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी बाधा के मुख के बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 होते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी बाधा के मुख के बाहर निकलती है वो स्वर कहलाते हैं और ये संख्या में 11 होते हैं। तो ये 11 स्वर हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये 11 स्वर हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो स्वर कहलाते हैं। विशेष, आजकल अंग्रेजी से आई ध्वनियाँ अ का प्रयोग भी हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, हॉकी, कॉलेज, ऑफिसर आदि। यह आ तथा अ के बीच की ध्वनि है। तो विशेष में हमने पढ़ा कि अंग्रेजी से आई ध्वनि अ का भी प्रयोग हिंदी में होता है। दूसरा है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, आ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह। ये हैं। इसके अतिरिक्त ढ़ और ढ व्यंजन वर्णों का प्रयोग भी मिलता है। ढ़, ढ को अतिरिक्त व्यंजन या विशेष व्यंजन भी कहा जाता है। साथ ही फारसी के क, ख, ग, ज और फ वर्ण भी हिंदी में आए हैं, पर इनका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क, ख, ग तो लुप्त प्राय हैं, किंतु शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ज और फ का प्रयोग वांछनीय है, जैसे जरा, वृद्धावस्था, जरा, जरा, वृद्धावस्था, जरा, थोड़ा सा या कम। तो जो व्यंजन हैं उनके अतिरिक्त ढ और ड का भी प्रयोग होता है, ढ और ढ का। साथ ही फारसी से आए हुए कुछ व्यंजन हैं ज, क, ख, ग, ज और फ, जिसमें क, ख, ग का प्रयोग तो बंद है लेकिन ज और फ का प्रयोग अभी भी होता है। स्मरणीय है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों का जो उच्चारण है वो हमेशा स्वरों की सहायता से होता है। आगे है अयोगवाह।
अयोगवाह अंग और अह ये है। अंग अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। वर्णमाला में स्वर के बाद और व्यंजन से पहले इनकी गिनती होती है। आगे है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। उच्चारण करते समय अ स्वर के बाद अनुस्वार की ध्वनि प्रकट होती है, जैसे अंकुर, अंधा, अंत, संतरा आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और अ के बाद अनुस्वार की ध्वनि प्रकट की जाती है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में होता है, जैसे अंकुर, अंधा आदि। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों के दबाव के साथ बाहर आती है। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, स्वरों के साथ ही इसका प्रयोग होता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, जैसे अंगूठी, आँख, दांत, गांव, आंगन, सांच आदि। पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे कंस, पंजा, कंधा, हंस आदि। नासिक्य ध्वनियाँ होने के कारण यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग हो सकता है। केवल मुख से उच्चारित सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर आदि। फिर है अनुनासिक। तो अनुनासिक जो होते हैं वो नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं और इन्हें चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे अंगूठी, आंख, दांत आदि। और पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे कंस, पंजा, कंधा आदि। जो मुख से उच्चारित सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर। तो ये मुख से उच्चारित सस्वर वर्ण हैं, इसलिए इन्हें निरनुनासिक कहते हैं। फिर है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग संस्कृत तत्सम से आए तत्सम शब्दों में ही होता है, जैसे अंत, दुख, स्वतः, प्रातः, अंततः आदि। आगे है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग ह की तरह होता, इसका उच्चारण ह की तरह होता है और इसका प्रयोग मुख्यतः संस्कृत से आए हिंदी में तत्सम शब्दों के लिए होता है, जैसे अंततः, प्रातः, स्वतः आदि। स्वरों के भेद। स्वरों का विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है। क ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कम से कम समय में हो जाए उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और यही मूल स्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर निम्नलिखित है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर होते हैं। ग है प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। प्रायः संबोधन या दूर से पुकारने के लिए प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम को पुकारने के लिए राम का उच्चारण प्लुत रूप में होता है। ओम का उच्चारण भी इस प्रकार होता है। मात्राएं। व्यंजनों के साथ जब स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो स्वरों के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मात्राओं का विवरण निम्न प्रकार है। तो स्वरों का जो तीसरा भेद है वो प्लुत स्वर है। प्लुत स्वरों का जो उच्चारण होता है वो ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय में होता है, तो इसीलिए स्वरों के बाद 3 अंक से इसका प्रदर्शन भी किया जाता है। जैसे किसी स्वर के बाद अगर उसे प्लुत के रूप में लिखना है तो उसके बाद 3 अंक लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ओम में ओ के बाद जो ये 3 बना है ये ही प्लुत का चिन्ह होता है। आगे है मात्राएं। तो व्यंजन के साथ जब स्वरों का योग किया जाता है तो स्वरों के लिए विशेष चिन्ह होता है और यही विशेष चिन्ह मात्रा कहलाती हैं। तो स्वर और इनकी निर्धारित मात्रा, शब्द और प्रयोग। अ कोई चिन्ह नहीं, कमल। क, अ, म, अ, ल, अ। आ की मात्रा भारत। भ, आ, भा। ई छोटी ई की मात्रा दिन। द जमा ई, दी। ई बड़ी ई की मात्रा गीता। ग जमा ई, गी। उ छोटी उ की मात्रा शुभम। श जमा उ, शु। उ बड़े उ की मात्रा फूल। फ जमा उ, फू। री की मात्रा कृष्ण। क जमा री, क्री। ए की मात्रा देश। द जमा ए, दे। ए की मात्रा बैल। ब जमा ए, बैल। ओ की मात्रा मोर। म जमा ओ, मो। औ की मात्रा
नौ का न जमा औ नौ। अंग अनुस्वार, अंग की मात्रा कंस क जमा अंग कंग। अनुनासिक, चंद्र बिंदु हंसना ह जमा ह। विसर्ग, विसर्ग प्रातः त जमा तह। ध्यान देने योग्य है कि ए स्वर की मात्रा चिन्ह ए है, परंतु स्वर ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। जैसे व्यंजन के साथ ए का योग होने पर व्यंजन के ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है, जैसे सेब, केला आदि। इसी प्रकार ए स्वर के ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है, परंतु व्यंजन के साथ ए का योग होने पर उसके लिए दो मात्राएं लगाई जाती हैं, जैसे ऐसा और कैलाश। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बताया गया है कि ए स्वर की कोई मात्रा चिन्ह ए है, परंतु ए स्वर के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती, और जब व्यंजन के साथ इसका प्रयोग होता है तो एक मात्रा लगाई जाती है, जैसे सेब, केला आदि। इसी तरह ए के ऊपर एक मात्रा लगी होती है, लेकिन जब व्यंजन के साथ इसका प्रयोग होता है तो उसके लिए दो मात्राएं लगाई जाती हैं, जैसे कैलाश। फिर है उ, री और र की मात्राएं। स्वर वर्ण उ और की मात्राएं र के पेट पर लगाई जाती हैं, जैसे र जमा उ रू, गुरु, रुचि, रुक आदि। र जमा उ रू, रूप, रुमाल, रूस, जरूरी आदि। तो जो उ और उ की जो मात्राएं हैं वो र के पेट पर यानी कि ऐसे बीच में लगाई जाती हैं। रिकार, री का उच्चारण लगभग री की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में होता है, जैसे कृति, कृपा, वृथा, ऋषि, ऋण आदि। र व्यंजन मात्रा के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे र को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रेफ के रूप में होता है। उच्चारण करते समय जहाँ इसकी ध्वनि आए उससे अगले व्यंजन के ऊपर यह मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो र व्यंजन भी कभी कभी मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है, जब वो स्वर रहित होता है तो इसका प्रयोग रेफ के रूप में होता है, और ये जहाँ उच्चारित होता है उससे अगले ध्वनि के ऊपर यह मात्रा के रूप में लगता है, जैसे कि धर्म, ध जमा अ जमा र जमा म जमा अ। श जमा अ जमा र जमा म जमा अ शर्म। फिर है स्वर रहित व्यंजन को सहारा देने के लिए र का प्रयोग पदेन की तरह होता है, जैसे द्रव, यहाँ द स्वर रहित और र स्वर सहित है। क्रम, क स्वर रहित तथा र स्वर सहित है। कभी कभी इसका प्रयोग स्वर रहित व्यंजन को सहारा देने के लिए पदेन की तरह होता है। फिर है बिना पैर वाले व्यंजन जो नीचे से गोल होते हैं। ट वर्ग को स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग पदेन के दूसरे स्वरूप के रूप में होता है, जैसे ट जमा र ट्र, राष्ट्र, ट्रक। ड जमा र ड्र, ड्रम, ड्रामा। तो बिना पैर वाले मतलब कि ऐसे जो गोल वर्ण होते हैं नीचे से, उनको स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग इस रूप में दूसरे पदेन के रूप में होता है। आगे है व्यंजनों के भेद। तो व्यंजन के भेद हम पढ़ेंगे। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है, और इसका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके निकलती है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन को मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखा गया है, क स्पर्श व्यंजन, ख अंतस्थ व्यंजन, ग ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के 3 वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क है स्पर्श व्यंजन। क से म तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में विभक्त किया जाता है। क वर्ग, क ख ग घ अंग, च वर्ग, च छ ज झ यहाँ। तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं क से म तक। इन्हें 5 भागों में विभक्त किया गया है। ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, त वर्ग, त थ द ध न, प वर्ग, प फ ब भ म। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं और ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। विशेष, किसी वर्ग के प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे क वर्ग में पहला वर्ग वर्ण क है, अतः उसे क वर्ग कहा गया है। उपर्युक्त व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर से निकलने वाली
श्वास वायु मुख के भीतर भाग, तालु, मूर्धा, दांत आदि का स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो स्पर्श मुख की श्वास वायु होती है वो मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ आदि का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। ख है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है मध्य में स्थित। ऊपर लिखे वर्णों को स्वर और व्यंजन दोनों के मध्यवर्ती माना जाता है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इन्हें दोनों के बीच का माना जाता है, इसलिए अंतस्थ कहा गया है। अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित, यानी कि जो बीच में हो। ग है ऊष्म व्यंजन। ये 4 हैं, श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास रगड़ खाकर मुख से बाहर आता है, जिससे ऊष्मा गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन वर्णों को ऊष्म कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण तो ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं बच्चों जिनके उच्चारण करने में जो मुख की हवा होती है वो रगड़ खाकर ऊष्मा के साथ बाहर आती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण अंग, या, ण, न, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे गंगा के लिए गंगा, अंक के लिए अंक, चंचल के लिए चंचल, संजय के लिए संजय आदि। तो जो प्रत्येक वर्ण हैं उनके जो पंचम वर्ण हैं उनके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंक के स्थान पर अनुस्वार, अंग के स्थान पर अनुस्वार, इया के स्थान पर अनुस्वार, इया के स्थान पर यहाँ भी अनुस्वार, तो इसका प्रयोग दिखाया गया है। फिर इस स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। पहला भेद जो होता है वो उसके व्यंजन के पहले 3 भेद किए गए। फिर आगे स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद किए जा रहे हैं। उच्चारण के समय गले में स्थित स्वर तंत्र में कंपन होता है। इस आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। स्वर यंत्र में कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद हुए। पहला अघोष, दूसरा सघोष। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें केवल श्वास का उपयोग होता है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श 13 अघोष वर्ण हैं। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता वो अघोष वर्ण होते हैं, जो कि 13 हैं। आगे है सघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। आ, आ, औ, ई, उ, री, ए, ओ, प्रत्येक व्यंजन वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और ह सघोष वर्ण हैं। तो स्वर और प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ह ये सघोष वर्ण हैं। आगे है श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। तो श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद हैं। उच्चारण करते समय श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। पहला है अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, इया, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। तो इनके उच्चारण में मुख की वायु की मात्रा कम होती है, तो ये अल्प प्राण है। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में समय तथा वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ढ, श, ह। तो ये महाप्राण व्यंजन है। आगे है संयुक्त व्यंजन। कुछ विद्वान क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को स्वतंत्र व्यंजन मानते हैं, परंतु रचना के आधार पर इन्हें संयुक्त व्यंजन कहना उचित होगा। इन वर्णों की रचना निम्न प्रकार होती है। क जमा श जमा अ, क्ष, क्षमा, कक्षा, क्षत्रिय। त जमा र जमा अ, त्र, पत्र, चित्र, त्रिशूल। ज जमा य जमा अ, ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञा। इसका उच्चारण ज्ञ की भांति किया जाता है।
श जमा र जमा अ, श्र श्रम श्रवण श्रमिक। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष त्र ज्ञ और श्र। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजनों का मानक रूप भी देखना चाहिए। तो आगे संयुक्त व्यंजनों का मानक रूप है क जमा त त संयुक्त वक्त, द य द्य विद्यार्थी विद्यालय, ह न चिन्ह, द व द्व द्वार विद्वान, ह म ब्राह्मण, द ध ध शुद्ध प्रसिद्ध, प त प्राप्त सुप्त, त त पत्ता कुत्ता। इसके अतिरिक्त पंचम वर्णों अंग य ण न म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग स्वीकार्य है, जैसे गंगा गंगा, चंचल चंचल, हिंदी हिंदी, चंद्र चंद्र, ओम ओम आदि। तो संयुक्त व्यंजन के ये कुछ मानक रूप हमने देखे और पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हमने देखा। आगे है द्वित्व व्यंजन। एक जैसे दो व्यंजन का योग होने पर उनके मिले हुए रूप को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे पत्ता, कच्चा, पक्का, खट्टा, गन्ना, चम्मच, कल, पल्लवी, दिल्ली, लड्डू, अम्मा, गुस्सा, पप्पू आदि। तो जब दो समान व्यंजन का योग होता है, वो मिलते हैं, तो उनका जो मिला हुआ रूप होता है वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे पत्ता, इसमें त और त दोनों समान व्यंजन हैं। शब्दों को शुद्ध प्रयोग करने के लिए वर्णों के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के तालु, मूर्धा, कंठदात आदि के स्पर्श करती है, उसी से वर्ण का उच्चारण स्थान निर्धारित होता है। नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट होता है। तो नीचे यहाँ तालिका दी गई है जिससे कि वर्ण, उसका स्थान और वर्णों के उच्चारण के स्थान के आधार पर उनका क्या नाम रखा गया है ये पढ़ेंगे। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, ये कंठ इसका उच्चारण स्थान है और इन वर्णों का नाम है कंठ। ई, च, छ, ज, झ, इया, य, तालव्य, श, ये है तालु और इनका नाम तालव्य है। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, मूर्धा, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न, ल, स, दंत, दांत, दंत्य, उ, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ, ओष्ठ्य, ए, कंठ तालु, कंठ तालव्य, ओ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ्य, व, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ्य। तो ये कुछ वर्ण थे, उनका स्थान और उनके स्थान के आधार पर उनका नाम हमने पढ़ा। विशेष व्यंजन वर्णों के पंचम वर्णों के उच्चारण में नासिका का योग भी रहता है। तो व्यंजन वर्ण जितने भी हैं उनका जो पंचम वर्ण है उनके उच्चारण में नासिका का योग होता है। आगे है वर्ण विच्छेद। शब्दों में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द में व्यंजन के साथ स्वर का योग रहता है, उसे समझकर लिखना चाहिए। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हल का चिन्ह लगाया जाता है। कुछ उदाहरण। तो वर्ण विच्छेद, जब शब्द में प्रयुक्त हुए वर्णों को अलग अलग करके जब लिखा जाता है तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। उसमें जो स्वर रहित व्यंजन होता है उसमें व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है और स्वरों को अलग अलग करके लिखा जाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे भरत, भ जमा अ जमा र जमा अ जमा त जमा अ। पाठशाला, प जमा आ जमा ठ जमा अ जमा श जमा आ जमा ल जमा आ। विधाता, व जमा ई जमा ध जमा आ जमा त जमा आ। नीति, न जमा ई जमा त जमा ई। प्रकृति, प जमा र जमा अ जमा क जमा री जमा त जमा ई। सुदूर, स जमा उ जमा द जमा उ जमा र जमा अ। कोमल, क जमा ओ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। ज्ञानी, ज जमा य जमा आ जमा न जमा ई। मार्ग, म जमा आ जमा र जमा ग जमा अ। तो ये कुछ उदाहरण थे वर्ण विच्छेद के। आओ कुछ और जाने। तो चलिए हम कुछ और जानते हैं। स्वर वर्ण अ की कोई मात्रा नहीं है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ स्वर मिला होता है। अरहित व्यंजन वर्णों को हम हलंत लगाकर लिख तो सकते हैं, जैसे क, ख, च, छ, प, फ आदि, लेकिन बोल नहीं सकते। अ के मेल होने पर ही हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण क, अ, क, ख, अ, ख, च, अ, च,
छ अ छ, प अ प, फ अ फ आदि कर सकते हैं। आपने सीखा, तो हमने इस पाठ से क्या सीखा बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में अंग और अ को स्वर के बाद और व्यंजन के पहले रखा जाता है। र को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रेफ के रूप में किया जाता है। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा। हमने इस पाठ में वर्णों के बारे में, उनकी उत्पत्ति, उनका उच्चारण आदि सब पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।